Hello everyone, this is Shivam Gupta, All India Rank 24 in Mechanical Engineering. So today I am here to discuss those 5 points. If you follow those 5 points, then it will be very comfortable for you guys to crack the examination. Basically ये 5 पॉइंट्स ही ऐसे पॉइंट्स हैं जो क्रुशियल पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर पूरा एग्ज़ाम बेसिकली मान सकते हैं आप टिका हुआ है कि अगर आपने ये 5 चीज़ें कर ली तो गेट एग्ज़ाम की गारंटी तो मैं ले सकता हूँ कि इसमें आपको कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली है। इन 5 पॉइंट्स के बाद मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा सो दैट यू कैन गेट एन एज फॉर द एग्जामिनेशन। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट पॉइंट फॉर टुडे इज सिलेबस कंप्लीशन ऑन टाइम। बहुत ही बेसिक पॉइंट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्रिशियल पॉइंट है। सिलेबस कंप्लीशन ऑन टाइम का मेरा क्या मतलब है कि अगर आप गेट की प्रिपरेशन मान लीजिए मई या जून से स्टार्ट कर देते हैं, तो अगर आपके पास मई से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो मान के चलिए आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 मंथ्स प्रिपरेशन के लिए कम्प्लीटली अवेलेबल है। तो इनमें शुरू के 5 से 6 महीने में आपको अपने पूरे सिलेबस कंप्लीशन पर ध्यान देना है। सिलेबस कंप्लीशन में मैं किस टॉपिक्स को किन किन चीज़ों को काउंट कर रहा हूँ कि एक तो आपका मैथमेटिक्स, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, और एप्टीट्यूड और इंग्लिश वाला सेक्शन है वो कम्प्लीटली फिनिश हो जाए। उसके अलावा कोर सब्जेक्ट का आपका एटलीस्ट 50 to 60% सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं बोल रहा हूँ कि आपका ये जो पार्ट है ये शुरू के इनिशियल 5 मंथ्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप इस रफ्तार से, इस गति से अगर आप आगे बढ़ेंगे देन आपकी प्रिपरेशन ये मान लीजिए एक अच्छी स्टेज पर, अच्छी पोजीशन पर चल रही है। अब 5 महीने में आपने इतना कर लिया सिलेबस, तो आप मान के चलिए आपके 30 मार्क्स तो अप्रॉक्सीमेटली 28 मार्क्स तो आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और रीजनिंग एप्टीट्यूड में कवर कर लिए हैं आपने, और 50 to 60% ऑफ कोर, मतलब रेस्ट ऑफ द 72 मार्क्स आपने अप्रॉक्सीमेटली 40 मार्क्स का कवर कर लिया है। तो अगले 5 महीने में 4 महीने आपको क्या करना है उसकी स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीशन में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट बचे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट के लिए आपको ऐसे टॉपिक्स छोड़ने हैं जिनको कंप्लीट करने में आपको रिलेटिवली वेरी लेस टाइम लगे, बहुत कम टाइम लगे। जैसे कि आपका पावर प्लांट इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग हो गया, या फिर आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग हो गया, जो कि बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। मतलब गेट के पर्सपेक्टिव से अगर देखें हम तो बहुत 2 नंबर के या 3 नंबर के क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, कभी कभी स्किप भी कर दिए जाते हैं। लेकिन आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऐसे बड़े टॉपिक्स नहीं छोड़ने हैं। दैट इज़ द वेरी क्रुशियल थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो सिलेबस अगर आपका टाइम से चल रहा है, टाइम से चलने का मतलब ऐसा नहीं कि लास्ट में आपने फाइनल डे के दिन सिलेबस कंप्लीट कर लिया। सिलेबस टाइम कंप्लीशन ऑन टाइम का मेरा पूरा इस सेंटेंस का, इस पर्टिकुलर फ्रेज का क्या मतलब है कि आपको ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, पूरे प्रिपरेशन फेज में आपका हर मोमेंट पर जो प्रिपरेशन चल रही है, जो सिलेबस कंप्लीशन 5 महीने में हो जाना चाहिए वो 5 महीने में हो रहा है, जो 8 महीने में हो जाना चाहिए वो 8 महीने में हो रहा है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सिलेबस कंप्लीशन ऑन टाइम। सिलेबस कंप्लीशन ऑन टाइम आपका पहला पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करना है कि आपका ये मान लीजिए कि एग्जाम से 2 महीने पहले तक आपके ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीटली फिनिश हो जाने चाहिए, मेजर या माइनर सारे सब्जेक्ट्स। मेजर सब्जेक्ट्स आपके जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं जिनसे अब मोर देन 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, मोर देन 5 मार्क्स के, और माइनर सब्जेक्ट में उनको बोल रहा हूँ जिनसे आपके लेस देन 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सेकंड पॉइंट की, आउट ऑफ द 5 पॉइंट्स सेकंड पॉइंट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके गेट के पर्सपेक्टिव में लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई गेट ऐसा एग्जाम है जिसमें पुराने क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट नहीं होते, हर बार नए क्वेश्चन बन के आते हैं। तो क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए हमको, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई लॉजिक नहीं है? तो इसमें मैं क्या कहूँगा आपसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक बार तो एटलीस्ट अटैम्प्ट करने चाहिए। क्यों करने चाहिए उसका लॉजिक आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये मान लीजिए कि आपने कोई टॉपिक उठाया, मान लीजिए कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं, उसको आपने थ्योरेटिकल रूप से आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है, थ्योरी आपकी उसकी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस पर आप आते हैं, तो हो सकता है आपके पास कुछ प्रैक्टिस मटेरियल पड़ा हो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, या फिर आपको किसी जगह से आप उसको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मान लीजिए। उसके बाद आप अगर PYQ अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मैं एक सही रास्ते पर हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वही कि वही एग्जाम में आ जाएगा, नहीं। इसका सिर्फ ये लॉजिक है कि जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगर हमने PYQ एक बार अटैम्प्ट कर लिए, जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके थ्रू हमने PYQ एक बार अटैम्प्ट कर लिया और हमसे हो गए, तो इसका मतलब हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि हाँ जी हम जो पढ़ रहे थे वो सही पढ़ रहे थे, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहे हैं। पिछले 10 साल के क्वेश्चन, पिछले 20 साल के क्वेश्चन अगर आपने कर लिए हैं उस थ्योरी को पढ़ के, तो आगे आने वाला 1 साल में भी आप क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे जो क्वेश्चन अगले साल आने वाला है। करेक्ट? तो इस तरह से आपको ये चीज़ करनी है।
और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कभी भी ऐसा नहीं करना कि एक साथ आपने सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लिए और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करना है, ये बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ऐसा कोई खास फायदा नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एक एक टॉपिक के साथ, एक सब्जेक्ट के साथ करते जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के एक एक टॉपिक के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने टॉर्जन टॉपिक पढ़ा, ठीक है, या डिफ्लेक्शन इन बीम्स पढ़ा, तो हर टॉपिक के साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बुकलेट आती है जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो वहाँ से उसको जाके आपको पढ़ना है, तो उसको आपको जाके सॉल्व करना है विद द टॉपिक्स, ठीक है। ये हमारे हो गए दो पॉइंट्स, दो मेजर पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट हमारा आता है सॉल्विंग पार्ट सिलेबस एंड फुल सिलेबस, पार्ट सिलेबस एंड सब्जेक्ट सिलेबस टेस्ट। ऐसे जो टेस्ट आपके टेस्ट सीरीज आप कोई भी कोचिंग की ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर 3-4 फॉर्मेट्स में आपके टेस्ट अवेलेबल होते हैं। पहला होता है आपका पार्ट टेस्ट, जिसमें आपका एक सब्जेक्ट का भी, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी हाफ सिलेबस आपका आएगा। एक होता है आपका सब्जेक्ट टेस्ट, जिसमें आपका पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कवर होगा। एक होता है आपका मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट, जिसमें आपके 3-4 सब्जेक्ट, 3-4 मेजर सब्जेक्ट, जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरीज ऑफ मशीन, ऐसे 3-4 सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे। चौथा टाइप ऑफ टेस्ट आता है आपका फुल सिलेबस टेस्ट, जो आपका गेट एग्जामिनेशन की तरह 65 क्वेश्चन जिसमें आते हैं, 3 आवर्स का होता है। तो इनमें से आपको जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जब आप थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर रहे हैं, उसके साथ साथ पहले तो आपने थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया, उसके बाद सेकंड स्टेज में आपने PYQs कवर करे, थर्ड स्टेज में आपको क्या करना है, ये पार्ट सिलेबस या सब्जेक्ट सिलेबस टेस्ट आपको कवर करने हैं। 2 टाइप ऑफ टेस्ट में आपको बताएं, पार्ट सिलेबस और सब्जेक्ट टेस्ट। इनको अगर आप उस टाइम कवर कर लेंगे, उससे आपको एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि कौन से आपके एरिया ऑफ वीकनेसेस है, कौन से आपके जो पार्ट्स हैं वो आपके क्लियर नहीं हुए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी किस में नहीं है, किस में आपको फॉर्मूला भूल रहे हैं, किस चीज़ में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी है, फॉर्मूला भी नहीं भूल रहे हैं, लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, उसका एप्लीकेशन पार्ट में प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगी टेस्ट देने के बाद और PYQ सॉल्व करने के बाद। तो मैंने आपको फर्स्ट फेज़ में कौन सी चीज़ें बताई हैं। जब फर्स्ट फेज़ में आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, मान लीजिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको थ्योरी पढ़नी है। सेकंड उसे क्या करना है, फर्स्ट फेज़ में आपका पहला स्टेप हो गया थ्योरी, सेकंड स्टेप इज़ PYQs, थर्ड स्टेप इज़ पार्ट सिलेबस टेस्ट एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ठीक है। ये आपका फर्स्ट फेज़ हो जाता है। उसके बाद मान लीजिए कि 5-6 महीने खत्म हो गए और 5-6 महीने में आपने अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% कोर सिलेबस और मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश का पोर्शन आपने खत्म कर लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको उतर जाना है मैदान में फुल सिलेबस टेस्ट के लिए, FLTs जो कहते हैं फुल लेंथ टेस्ट के लिए, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट देने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपकी पोजीशन जो है वो किन टॉपिक्स में स्ट्रांग है और किन टॉपिक्स में वीक है, कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं। फुल FLT देने का ये बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि आपकी रैंक कितनी आ रही है, आप ऑल ओवर इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, उससे कोई 1% लॉजिक नहीं है कि आप वो चीज़ चेक करने के लिए वहाँ जाएँ, कि आप FLT इसलिए दें कि आप भाई हर बार रैंक चेक करें। उसका इतना लॉजिक नहीं। लॉजिक किस चीज़ का है कि आप अपने आप में कितना सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। आपने एक टेस्ट दिया तो अगले टेस्ट में आप खुद से कितना इंप्रूव कर रहे हैं, दैट इज़ द मोर इंपॉर्टेंट थिंग। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी एरिया ऑफ वीकनेसेस ढूंढने पड़ेंगे, जो कि मेरा फोर्थ पॉइंट है, सॉरी। तो क्या पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको एरिया ऑफ वीकनेसेस, 5th पॉइंट आई थिंक इट इज, कि आपको एक चार्ट बनाना है, एक नोट बनाना है अपना, एक या तो नोटबुक ले लीजिए, उसके अंदर बनाइए कि आपको क्या करना है। नो योर डाउट्स, मैं इस चीज़ को बोलता हूँ कि नो योर डाउट्स। व्हाट इज़ नो योर डाउट्स, कि हर इंसान के अपने अपने अलग अलग डाउट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे जिस क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर जगह पर डाउट हो रहा है, जहाँ पर स्ट्रक हो रहा हूँ मैं, वहाँ पे सामने वाला बंदा भी स्ट्रक होगा। तो ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है कि मेरी इनिशियल प्रोसेसिंग क्या है उस क्वेश्चन को समझने की, ठीक है, मेरे माइंड की क्या प्रोसेसिंग है। तो आपको अपना डाउट खुद समझना पड़ेगा। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि आपको उस चीज़ पर भरोसा नहीं करना है कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, किसी टीचर ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके दे दिए कि ये इंपॉर्टेंट है तो ये मेरे को करने हैं, ऐसा नहीं है। आपको अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने डाउट्स के अकॉर्डिंग खुद सेलेक्ट करने पड़ेंगे। कैसे, कि आपने मान लीजिए PYQ सॉल्व किए, अब PYQs में आपको खुद को समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा सा मेरे लिए क्रिटिकल है। हो सकता है सामने वाले बंदे को एक बार में समझ आ जाए, लेकिन मुझे वो इतना अच्छे से समझ में, इतना जल्दी समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे उसका नोट बना के रखना है। कैसे नोट बनाएंगे, कि पहले तो मान लीजिए आप उसमें PYQs में ही मार्क कर दीजिए उस क्वेश्चन को कि हाँ दिस इज़ अ रिलेटिवली टफर क्वेश्चन और ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्क करने के बाद अगर आप उस क्वेश्चन पे, अगर आप फिर से PYQ वाली बुक अगर मान लीजिए कभी उठाते हैं जीवन में, तो आप सारे क्वेश्चन कतई भी सॉल्व नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, सिर्फ जो टिक्ड या मार्क्ड क्वेश्चन है सिर्फ उनको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे, और उसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट होगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, उसको अपनी उस नोटबुक में नोट कर लेंगे, जिससे कि आपको कभी फ्यूचर में जब आप गेट के एग्जाम देने जा रहे होंगे तो एक दिन पहले आपको सिर्फ वो नोटबुक पढ़नी है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। उस नोटबुक को पढ़ने में आपको जितनी आसानी होगी, और मान लीजिए कि आपकी 1000 पेजेस की बुक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक है वो 1000 पेजेस की है, उस पूरी बुक को मान लीजिए आपको एक बार रिवाइज करने में हार्डली 3 to 4 आवर्स लगेंगे।
समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नो योर डाउट्स, अपने डाउट्स को समझिए और उसके अकॉर्डिंग अपने डाउट्स के से रिलेटेड छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं उनको नोट कीजिए कि ये कॉन्सेप्ट है, जैसे मेरे को हल्की सी प्रॉब्लम है, ये कॉन्सेप्ट है मेरे को थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसको अकॉर्डिंगली डिवाइड कीजिए और एक नोटबुक में उनको लिखते चलिए। ये मेरे 5 सजेशंस होंगे आप लोगों के लिए, जो आपको आई थिंक यूटिलाइज करने चाहिए अपने प्रिपरेशन के दौरान। आई थिंक अगर आपने 5 पॉइंट कवर कर लिए अपने प्रिपरेशन में तो कोई आपको दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था, आपसे प्रॉमिस किया था कि एक बोनस टिप भी मैं आपको दूंगा। तो क्या बोनस टिप है कि आपको इन सब चीज़ों के साथ, इन 5 चीज़ों के साथ एक और चीज़ आपको करनी है अगर आपके पास टाइम बचता है तो। कौन सी चीज़? ESE प्रीलिम्स से क्वेश्चन। ESE प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में क्या देखा गया है कि दोज क्वेश्चंस आर रिलेटिवली वेरी थ्योरेटिकल कंपेयर टू गेट एग्जामिनेशन। गेट में आपके मोस्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, ESE प्रीलिम्स में आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करने से आपका कॉन्सेप्ट बेस बनता है, और कॉन्सेप्ट बेस जहाँ आपका बन गया वहाँ आपके न्यूमेरिकल अपने आप सॉल्व होने लग जाएंगे। तो अगर आपके पास इन 5 चीज़ों को करने के बाद भी टाइम बचता है, टाइम रिमेनिंग है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ESE प्रीलिम्स के क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि उनसे आपका कॉन्सेप्चुअल बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको कभी भी कोई फॉर्मूला भूलने जैसी गलतियाँ, या फिर आपको जैसे एग्जाम में होता है कि एंग्जाइटी की वजह से फॉर्मूला भूल गए, स्ट्रेस की वजह से, वो चीज़ आपके साथ नहीं होगी। क्योंकि अगर आपने पूरा बेस जान लिया कि भाई फॉर्मूला डेवलप कैसे हुआ है, तो आप उसको एकदम बेस से, 0 लेवल से ड्राइव कर सकते हैं, और ESE प्रीलिम्स से क्वेश्चन आपको यही एज दे देंगे। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So this was the session. Thank you so much, guys. All the best for preparation. Thank you so much. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello learners, don't forget or miss our special class feature on Unacademy platform or application. Special class features are interactive live classes, polls for the learners, raise a hand feature, never miss a class, lecture notes, and you can go through lectures from anytime and from anywhere.